वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। जम्मू श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा नरेश धाकड़े आगरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं राजकुमार आज? बड़ी खबर की बात करें तो क्योंकि आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है और इस समय दिल्ली के आसपास, दिल्ली का एयरपोर्ट जो है उसके आसपास घना कोहरा होने की वजह से कई जो फ्लाइट हैं वो रद्द कर दी गई हैं। नई एडवाइजरी जारी की गई है। इसको लेकर निश्चित तौर पे आम आदमी प्रभावित होगा। जिन लोगों को जाना था उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी फिलहाल सर्दी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। कोहरा बढ़ने की वजह से फ्लाइटें जो है नहीं उड़ पा रही है। एक नई एडवाइजरी जारी हुई है आम आदमी से जुड़ी हुई, एक ये बड़ी खबर है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को जो चुनौती दी गई है उस पर सुनवाई होगी। उस सुनवाई के दौरान तमाम तरह के तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और उसके बाद फिर उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, क्या इस याचिका को आगे यथावत जारी रखा जाएगा या फिर इसको जो है इसका पटाक्षेप कर दिया जाएगा, इस पे निश्चित तौर पे सबकी निगाह रहेगी। उसके अलावा बात की जाए तो पश्चिमी जो हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश में एक जो हिंदू व्यक्ति है उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है और इसको लेकर जो पहले से तनाव चला आ रहा था उस तनाव को लेकर और चीज़ें खराब होने की पूरी तरीके से संभावना है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से वहाँ हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है और उनको धर्म जानकर मारा जा रहा है, धर्म जानकर प्रभावित किया जा रहा है। वहाँ पे मंदिरों पे जो है जो धर्मगुरु हैं उनको पीटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उसको लेकर सरकार ने भी अब अपना जो है कड़ा रुख दिया है और जितने हमारे एयरपोर्ट थे जो बांग्लादेश के आसपास लगे हुए थे उस पर जो एक्सेस था उस एक्सेस को बंद करने की जो रणनीति है वो बनाई है कि भाई हम जब तक ये स्थितियां नहीं सुधरेंगी तब तक जो संधि है, क्योंकि एक दूसरे के देश में जाने के लिए कहीं ना कहीं एयरपोर्ट्स की बांग्लादेश को आवश्यकता पड़ती है। तो जो लैंडिंग होती है उस लैंडिंग पर निश्चित तौर पे जो हमारे पोत हैं, क्योंकि समुद्र से जुड़ा हुआ इलाका है, कई बीच ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ तक जाने के लिए हमारे उन जो संसाधन हैं उनकी आवश्यकता बांग्लादेश को पड़ती है। तो निश्चित तौर पर सरकार ने इस पर बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है। एक और बड़ी खबर की अगर नोएडा से बात करें तो नोएडा में जो यमुना एक्सप्रेसवे से सटा हुआ इलाका है, जेवर जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को अभी तक केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब उसको हाथरस, बरेली जैसे शहरों से जोड़ने की जो है वो भी तैयारी शुरू कर दी है। और एक जो कट है तकरीबन 45 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे पर हम जाते हैं तो मथुरा के पास में राया एक कस्बा पड़ता है, वहाँ पे एक कट बनाया गया है और अभी तकरीबन 20 से 25 अंडरपास और 20 से 25 जो ओवरब्रिज हैं वो बनाए जाएंगे, ताकि ये जो एयरपोर्ट है इस एयरपोर्ट का फ़ायदा बरेली और हाथरस के अलावा मथुरा, आगरा जैसे इलाकों को भी मिल सके। क्योंकि अभी तक केवल ये जो एयरपोर्ट था इस पर केवल इस तरीके की निगाह थी कि भाई इसको कार्गो में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पे नोएडा को जाना जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के आसपास जिस तरीके की बड़ी जो योजनाएं चल रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी ड्रीम प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं। तो ये जो 3-4 बड़ी खबरें हैं, इन बड़ी खबरों के आसपास मुझे लगता है कि आज देश घूमता हुआ दिखेगा। लेकिन बांग्लादेश के साथ जिस तरीके की जो तनातनी चल रही है उस तनातनी को लेकर स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि सरकार ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया है इसमें कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ सुधार की संभावना व्यक्त की जाएगी। यूपी से स्टेट हेड हमारे राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। राघवेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात कर लें तो एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद से आज वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट है वो मसौदा 3 बजे लोक भवन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रेणुआ द्वारा जारी किया जाएगा। इसके अलावा योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक भी होने वाली है लोक भवन में। इसके साथ ही नए साल पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित है। अब देखना होगा कि जब विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के थीम पे जब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी आदित्यनाथ की होती है तो किन किन मुद्दों को रखते हैं जनता के बीच में, क्योंकि लगभग अब 9 साल मार्च में पूरे हो जाएंगे। 9 साल का लेखा जोखा आज सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रस्तुत करना है।
अब उसमें देखना होगा कि जो भी बयान आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्य विपक्षी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, उनका क्या रुख होता है या उनका क्या जवाब होता है। इसके अलावा हम बात कर लें तो जो अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए, पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, उसकी जो अवनी कंपनी है उस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। नियमों से हट करके उसमें अध्यापक रखने की बातें सामने आई हैं, क्योंकि उसमें नियम बनाए गए थे कि जो भी पीसीएस मेंस रिटन क्वालिफाई हैं उन्हीं को आप पढ़ाने के लिए रख सकते हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया गया इस कंपनी द्वारा जो मेंस की परीक्षा, खास करके लिखित परीक्षा मेंस की क्वालिफाई नहीं किए थे। तो उसके बाद से संज्ञान में आने के बाद से उत्तर प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया। हालांकि अखिलेश यादव इस पर काफ़ी हमलावर हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती है या फिर आगे का क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इस कंपनी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा देखा गया है कि इस तरह की फर्जीवाड़े की खबरें जहां से भी बात आई हो, चाहे इन्वेस्ट यूपी की हो या अन्य विभागों के काम करने की पद्धति में जहां भी कमियां दिखें, एफआईआर करके उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। उसके अलावा आज उत्तर प्रदेश में डबल डेकर बस की एक महत्वपूर्ण सौगात मिलने वाली है, जिसमें परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह 1090 चौराहे पर अभी कुछ देर में ये सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को देंगे। इसके अलावा जिस तरह से धार्मिक पर्यटन को लेकर के बढ़ावा मिला उत्तर प्रदेश में, अयोध्या की बात कर लें, काशी की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, लखनऊ की कर लें, नैमिषारण्य की कर लें, विंध्याचल की कर लें, चित्रकूट की कर लें या मथुरा की कर लें, इन स्थलों पे जिस तरह से सैलानी आए, विदेशी सैलानी भी और भारतीय, और जिस तरह का रेवेन्यू प्राप्त हुआ उसको लेकर जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर मौसम की बात कर लें तो मौसम विभाग की तरफ से अभी भी प्रदेश के लगभग 80% जनपदों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी है। कुहासे और शीतलहर ने लोगों की रफ्तार को रोक दी है। क्या वायुयान की बात कर लें या रेल मार्ग की बात कर लें या सड़क मार्ग की बात कर लें, फ्लाइटें भी लेट हैं, ट्रेनें भी लेट हैं, कई फ्लाइटें और ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वहीं बसों की स्पीड इतनी थम गई है कि लोग अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंच नहीं पा रहे। तो कहा जा सकता है कि मौसम की मार से आम जनता जूझ रही है। हालांकि नगर निगम की बात कर लें, खास करके लखनऊ की, तो जगह जगह रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन घने कोहरे ने सभी का जीवन अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। जी सुनिए। राघवेंद्र, आपके पास लौटूंगी। नरेश, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं नरेश आज आगरा से? देखिए, बिल्कुल अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कड़ाके की ठंड है उसके चलते कहीं ना कहीं आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता चले कि जो ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है उसको देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता चले कि कड़ाके की ठंड के चलते आगरा में कहीं ना कहीं जो सड़क हादसे हैं उनमें भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। कल भी एक सड़क हादसा हुआ था जहां तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई थी और 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई ट्रेन देरी के साथ चल रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ताजनगरी आगरा में अगर बात की जाए पर्यटकों की, तो जो पर्यटक हैं उनको भी कहीं ना कहीं भारी मुश्किलों का सामना इस ठंड के चलते करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पर्यटक हैं वो नगरी में ताजमहल का जब दीदार करने के लिए पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो कोहरे की चादर होती है वो ताजमहल की सुंदरता को कहीं ना कहीं फीकी पार देती है। तो ऐसे में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड को लेकर के जो जिला प्रशासन है वो लगातार ठंड को लेकर के जगह जगह रैन बसेरे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहन चालकों से अपील कर रही है, यदि आप लोग रात के समय पर सड़कों पर सफर करते हैं तो अपने जो वाहन है उनकी हेडलाइट जलाकर के चले, रफ्तार धीमी रखें। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से आगरा में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, एक तांबे की फैक्ट्री में चोरी करने वाला जो गैंग था उसके साथ सिकंदरा पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और अन्य 3 बदमाशों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये जो गैंग है वो लगातार चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। कई थानों में इसके खिलाफ पहले से भी
मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस काफी लंबे समय से इस गैंग की तलाश करने में जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस को देर रात सूचना मिली कि ये गैंग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। तो पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर के इस गैंग का जो भंडाफोड़ किया है। तो कहीं ना कहीं हम जिस तरीके पर देख पा रहे हैं कि आगरा में भी कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो लगातार अपराधियों को लेकर के काम करती हुई दिखाई दे रही है, और बदमाशों में कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नरेश, क्या जो गैंग पकड़ा गया है, 4 लोगों को गैंग पकड़ा गया है, जो सरगना था, जो मुख्य आरोपी है, क्या उसे पकड़ लिया गया है और कब से ये सक्रिय था? पुलिस अचानक से इस गैंग को पकड़ के क्या कुछ खुलासे इसमें और हो सकते हैं आगे? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो जो मुख्य आरोपी है उसके साथ मुठभेड़ हुई है। मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये मुख्य आरोपी है, ये काफी लंबे से इस गैंग को संचालित कर रहा था। कई जगह पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से मुख्य आरोपी सहित जो अन्य 3 बदमाश हैं उनको पुलिस के द्वारा जब गिरफ्तार किया गया है, तो लगातार पुलिस की तरफ से इस गैंग से पूछताछ जारी हो सकता है कि पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो गैंग है ये आगरा के साथ साथ कई आसपास के जनपदों में भी चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। तो पुलिस लगातार इन बदमाशों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। ठीक है अजहर, आपके पास आते हुए अजहर, क्या कुछ खास खबरें हैं आज जम्मू कश्मीर से? जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले कश्मीर की एक बड़ी खबर की ओर बात करें। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के हवाले से जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन की ओर से इसको बैन कर दिया गया है, और इसके खिलाफ जो है मेन सिटी श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से एक रोज कबल जो है इस पे बैन लगा दी गई है। 2 महीने के लिए मेन सिटी श्रीनगर में वीपीएन चलाने पे बैन कर दिया गया है, और इसके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति जो है इसकी पैदाइश या इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद में बाकी जिलों में गांधरबल जिले और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी इस हवाले से जो है निर्णय और आदेश जारी किए गए कि कोई भी व्यक्ति जो है वीपीएन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आपको सुनिए ये भी बताता चलूं कि वीपीएन का इस्तेमाल जो है कुछ ऐसे सोशल साइट जिसके माध्यम से एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो मुलविस अफराद है वो इस पे काम कर सकते हैं। तो इसके पेश नजर जो वीपीएन पे बैन लगा दिया गया। कल भी हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से काफी सारे इलाकों में जो है छानबीन चेकिंग की गई, मोबाइल की बारीकबीनी से चेकिंग की गई, और इस पे जो है काफी सारे व्यक्तियों को फिर हिरासत में ले लिया गया, क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया, जो कि वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रशासन की ओर से एक बार फिर स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी शख्स जो है वो वीपीएन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने एक बयान दिया है कि जम्मू को अब अलग करने की उन्होंने बात की, लेकिन उसके बाद भी ये सियासत जो है गरमाई गई। लेकिन भाजपा के जो स्टेट हेड है सत शर्मा जी ने साफ और स्पष्ट कहा कि ये इस लीडर का जो है अपना जो पर्सनल बयान हो सकता है, लेकिन बीजेपी की जानिब से इसमें कोई भी स्टैंड जो है वो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इसको लेके या जम्मू को अलग करने की बात या कश्मीर को अलग करने की बात को लेके भी सोशल मीडिया पे काफी सियासत यहाँ पे गरमाई हुई है। सियासत के हवाले से बात हो रही है तो अगले 2 फरवरी से एक और सेशन जो है असेंबली का सेशन जो है जम्मू कश्मीर का वो स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपको चलूं कि जो स्पीकर है अब्दुल रहीम राठौर और उप स्पीकर जो है यानी डिप्टी स्पीकर की जो कुर्सी है वो अभी तक खाली पड़ी है। अभी तक उस पे जो है निर्णय नहीं लिया गया कि सीएम उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला की जानिब से कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी या डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे कौन बैठ सकता है। लेकिन इतना तय है कि दूसरा एक बजट जो है सेशन भी चला गया। अब 2 फरवरी से दूसरा बजट सेशन भी चलेगा। लेकिन अब ये था कि इसमें जो है जो डिप्टी स्पीकर की जो कुर्सी है वो शायद कांग्रेस को मिलने वाली थी, लेकिन अभी तक इस पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, क्योंकि 2 फरवरी से ये सेशन स्टार्ट होगा, बजट सेशन स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई पेशरफ्त नहीं लग रही। लेकिन आशंका ये लगाई जा रही है कि जब सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें भी जो डिप्टी जो स्पीकर की जो कुर्सी है वो खाली हो सकती है। तीसरी अहम खबर की अगर हम बात करें माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हवाले से, हालांकि ये काफी सुर्खियों में था कि इसके एडमिशन को लेके या बाकी जितने भी तनाजा था, हालांकि यहाँ पे संगठन कमेटी की जानिब से भी विरोध प्रदर्शन किए गए, श्राइन बोर्ड ने भी अपना स्टैंड सामने रखा, लेकिन उसके बाद में जो है नेशनल मेडिकल
कमीशन यानी एनएमसी का एक टीम जो है वो जो रवाना हुआ, उन्होंने पूरी तरीके से निरीक्षण किया, न कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी लेकिन वहां पे जो नारायणा हॉस्टल है उसका भी निरीक्षण किया, और कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है। और आशंका ये लगाई जा रही है ये रिपोर्ट जो है आज जो है मिनिस्ट्री को, यूनियन मिनिस्ट्री को आज ये सबमिट होगी और इसके बाद में जो है निर्णय लिया जाएगा। एक तो इसमें जो है 40 से 50 जो स्टूडेंट है उनके दाखिले का जो मामला है वो सामने आ रहा है। दूसरा यह कि फैकल्टी के हवाले से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन हॉस्टल्स में, पर्टिकुलरली जो नारायण हॉस्टल है इसमें, इसके हवाले से काफी एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी, और इसके बाद में क्या निर्णय या क्या सामने आता है इसका भी इंतजार रहेगा। अगर हम मौसम के हवाले से, मौसम में लगातार जो है जम्मू कश्मीर का एक बदलता हुआ मौसम जो कई एक सालों के बाद में या कई एक दहाइयों के बाद में पहली बार देखा गया कि इस चिले कलान के मौसम में जो है खुली खुली धूप जो है, हालांकि में खुली खुली धूप होती है लेकिन सुबह और शाम जो है कड़ाके की सर्दी का जो असर है वो साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन जहां पे हमने मौसम विभाग से भी बात की, मौसम विभाग का मानना है कि अगले 8 दिनों तक जो है जम्मू कश्मीर में जो है खुश्क लहर की जो सर्दी की लहर है वो जारी रह सकती है, और जो बर्फबारी का जो इम्कान है वो बर्फबारी नहीं हो सकती है। तो इसको लेके जो है किसान या स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस सीजन में जो है काफी बर्फबारी होती थी, और जो ये जो बर्फ होती थी यही आने वाले दिनों में यानी गर्मियों के दिनों में जब हॉर्टिकल्चर का काम होता था या एग्रीकल्चर का काम होता था तो यही बर्फबारी जो होती थी ये पानी का आहार बन के वहां पे पहुंचती थी। लेकिन यहाँ पे खाली किसानों का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति पैदा होगी, अगर बर्फबारी इस महीने में नहीं होगी यानी जनवरी के अंत तक नहीं होगी, तो इसके जो है काफी जो बुरे नताइज है वो सामने आ सकते हैं। पानी की व्यवस्था को हवाले से भी काफी मुश्किलों का सामना करना बिल्कुल पड़ेगा। आपके पास लौटूंगी। राजकुमार, आपके पास आते हुए देखिए राजकुमार, अगर दुनिया भर की खबरों की बात की जाए तो एक तरफ अमेरिका और वेनेजुला के बीच टकराव जारी है, लेकिन इराक की अगर बात की जाए, ईरान में जिस तरीके से अब सरकार का विरोध होने लगा है, वहां पर भारत की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अब ईरान की यात्रा ना करें क्योंकि वहां पर हालात ठीक नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जब भी कहीं दमन होगा और जहां कहीं भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि ये जो देश हैं, जिन देशों की हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोग तेल के ऊपर जिंदा रहते हैं, और आज अगर अमेरिका और वेनेजुएला का जो विवाद चल रहा है उसके पीछे भी तेल की जो नीति है, मतलब तेल पर एकाधिकार रखने की जो ये व्यवस्था है, तो वो जो पैसा है उसको स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके देखिए हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जितना दबाया जाएगा, ये जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, ईरान की जो बात कर रहे हैं, वहाँ स्वाभाविक तौर पर कट्टरपंथ है, और जहाँ भी कट्टरता होगी वहाँ कभी प्रेम नहीं होगा, क्योंकि शांति और प्रेम ही ऐसी विधा है, ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए हम बहुत अच्छा, बहुत बेहतर माहौल बना के रख सकते हैं। जहाँ भी कट्टरता होगा, जहाँ कट्टरवाद होगा, जहाँ पर भी एकाधिकार होगा, तो ये जो एक धर्म, विशेष धर्म के जो लोग हैं, ये जो कट्टरवाद है, इस कट्टरवाद को लेकर तमाम तरह के जो इनके विकास हैं, क्योंकि अगर उन इलाकों में जाकर देखा जाए, उन देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है, उनके पास इतने सब कुछ खनिज होने के बावजूद वो उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। बाकी अमेरिका, रूस और बाकी और जो मजबूत देश हैं वो उन पर एकाधिकार रखते हैं, सारी चीज़ों को बेहतर रखते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा, और हम लोग इस समय बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो हिंदुस्तान की जो सरकार है वो जो भी निर्णय लेती है वो आम आदमी को दृष्टिगत रखते हुए लेती है। इसीलिए इन झगड़ों से बचने के लिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो जो छात्र थे, जिस समय युद्ध हो रहा था, उन छात्रों को निकाल के लाना जिम्मेदारी बनती है। हर एक व्यक्ति देश की धरोहर है, इसको सरकार मानती है। सरकार ने इसीलिए ये एडवाइजरी भी जारी की है कि जहाँ पर तनाव है वहाँ जाने से मनाही करें, वहाँ कम से कम यात्रा करें, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो ही जाएं। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को निश्चित तौर पर समझना चाहिए। जो एडवाइजरी जो सरकार ने जारी की है, इसको समझकर स्वाभाविक तौर पर देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब भी झगड़ों की तरफ जाएंगे विकास रुकेगा। बिल्कुल, इसको हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान की सरकार अच्छी तरह जानती है, इसलिए इन कट्टरवाद से बचना चाहिए। बिल्कुल। देखिए
राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, राघवेंद्र, आज कैबिनेट की बैठक है और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। इससे पहले भी कल बीते दिन अगर देखा जाए तो दिल्ली दौरे पर थे सीएम योगी और पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, बड़े बड़े मंत्रियों से मुलाकात हो रही है। इस बैठक को अगर देखा जाए तो कितनी अहम मानी जा रही है? कल भी उन्होंने बड़े मंत्रियों से मुलाकात की और आज ठीक एक दिन के बाद उन्होंने कैबिनेट बैठक की आज अध्यक्षता करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। बिल्कुल सोनिया, अगर मुलाकातों की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने के पहले राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात किए थे। उसके बाद जब दिल्ली पहुंचे थे तो नवनियुक्त जो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात किए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों का जो मुख्य सार था, जो जानकारी मिल रही है, मकर संक्रांति के बाद से या मकर संक्रांति के दिन से कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। किसको मंत्री बनाना है, किसके विभाग बदलने हैं या किसको मंत्री पद से हटाना है, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के चर्चा हुई है। और अगर आज के योगी कैबिनेट की बात कर लें तो कई अहम प्रस्तावों पे मुहर लग सकते हैं, जिसमें आवासीय परिक्षेत्र की बातें हैं, आवास विकास की, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास की है, इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को लेकर के है, परिवहन विभाग को लेकर है। ये कुछ वो महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनके विभागों के प्रस्तावों पे मुहर लगने की आज संभावना है। योगी कैबिनेट की बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है कि धीरे धीरे अब लगभग 9 साल का कार्यकाल योगी सरकार मार्च में पूरा करने जा रही है, तो अब साल भर ही विकास के लिए बचे हैं। अब जो कैबिनेट की बैठकें होंगी, जो बजट अनुपूरक बजट में आया है, विकास कार्यों में जो बजट भेजा गया है, उसकी क्या रफ्तार होगी, इसको लेकर योगी खुद ही बहुत संजीदा हो गए हैं। क्योंकि वो भी जानते हैं कि 2027 के चुनाव में जब हमें विधानसभा चुनाव में मैदान में जाना होगा, जनता के बीच में जाना होगा, तो हमारे 10 साल के जो किए हुए कार्य हैं, जो भी कुछ इंटर इनकम्बेंसी की बातें होंगी या हमसे जो अच्छा हुआ है या जिन बिंदुओं पे हम बेहतर नहीं कर पाए हैं, जहां पे कुछ खामियां रह गई, जनता के वो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, तो उन सभी को साधते हुए किन किन विभागों में बजट की जरूरत है, किन विभागों के किन प्रस्तावों पर मुहर की जरूरत है, इस पर जरूर आज एक कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी, जिसकी पूरी संभावनाएं दिख भी रही हैं। क्योंकि कैबिनेट के बाद से आज योगी आदित्यनाथ का विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के तर्ज पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखे हैं। तो कहा जा सकता है कि नए साल में कैबिनेट के बाद से ये पहली कैबिनेट भी है, उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूर दिखाता है कि लगभग 9 साल का लेखा जोखा भी या सीएम योगी आदित्यनाथ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए देखे जा सकते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन एक वजह ये भी है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र के बाद तुरंत ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी के अंदर, और के बाद एक बड़े मंत्रियों से मुलाकात करना क्या इस ओर इशारे करता है कि क्या सच में सही चल रहा है बीजेपी के अंदर, या फिर कुछ कई नाराजगी चल रही है किसी विधायकों के अंदर? बिल्कुल सोनिया, अगर बात कर लें कि क्या कोई नाराजगी है या सब कुछ सही चल रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है और कहीं से किसी की नाराजगी नहीं है। इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं जो एक असंतुष्टि का भाव होता है वो एकजुट करता है। अगर हम जाति रंग में रंग करके अगर एकजुट होते हैं, बैठते हैं, तो दिखाता है कि हमें कुछ पाने की इच्छा है और वो अभी नहीं मिल रही, उसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन अगर अंदर खाने की बात की जाए कि क्या सरकार में, संगठन में, पार्टी में सब कुछ बेहतर है, तो इसका जरूर जवाब मिलता है कि यहाँ सब कुछ बेहतर है। क्योंकि संगठन की पहली पसंद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, पीएमओ की आज भी पसंद योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं, तो मुख्यमंत्री को लेकर के कहीं से भी कोई अनबन या कहीं से कोई असंतुष्टि नहीं है। इतना जरूर है कि अगर कोई विधायक है, कोई मंत्री है, अगर उसकी कोई अभिलाषा है कुछ प्राप्त करने की, वो ना प्राप्त हुआ हो, उसके लिए वो कहीं बैठ के भी करता है, तो उसके लिए किसी को बुरा भी मानने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर पिछली बार जो ब्राह्मण विधायकों की बैठकें हुई थी उसमें असंतोष के कोई भाव नहीं थे। वो सामान्यतः जो कसिया से पीएन पाठक बीजेपी के विधायक हैं, उनके पत्नी का जन्मदिन था और उसमें वो अखंड रामायण का पाठ करवाए थे और उसी पाठ में उन्होंने सबको बुलाया और एक संजोग इत्तेफाक भी बना कि ब्राह्मण विधायक ही वहाँ ज़्यादा पहुँचे, सभी वही रहे और उसको मीडिया के माध्यम से एक रूप जरूर देखने को मिल गया कि ये जाति रंग है और कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण विधायक नाराज है। ब्राह्मण विधायकों के नाराज होने की बात नहीं थी। जन्मदिन के बहाने एक सहभोज का कार्यक्रम जरूर था ब्राह्मण विधायकों का, जिसमें वो बैठे थे और इस पे
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था, जब भी मानसून सत्र चलता है या शीतकालीन सत्र चलता है तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि विधायक स्वभोज के बहाने या भोज के बहाने बैठते हैं। इसको बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष की तरफ से लेकिन ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि सिर्फ अगर इस तरीके का कार्यक्रम था तो फिर ब्राह्मण विधायकों को ही क्यों बुलाया गया, अन्य विधायक क्यों नहीं इसमें मौजूद हुए। इस तरीके के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।